हाय दोस्तों, आज है डे 5। आज देंगे वापस जीके का टेस्ट। लास्ट टाइम 14 तारीख को दिया था, उसके बाद देना पॉसिबल नहीं हुआ था। तो आज हो गई 18 तारीख, 4 दिन बाद वापस दे रहा हूँ। अब देखते हैं क्या स्कोर रहता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। चलो देखते हैं। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक कौन है? मानसून के अंत के बाद कौन से प्रकार की फसल बोई जाती है? मानसून के अंत के बाद मानसून के अंत के बाद कौन सी बोई जाती है? रबी की। सितारे तो है बिस्मिल्लाह खान, तो सेना ही से है, तो ए सी का 1-2 में है। और सितार का है पंडित रविशंकर है। उन्हें पंडित रविशंकर है, इसका 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना का अभिन्न अंग था? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के रूप में नहीं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था? संगम वंश। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में सबसे बड़ा अंतर है? पहला तो बिहार पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान है। निम्नलिखित में से मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्रीय परियोजना का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम देखते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर की सुरक्षा में किसी सिस्टम तक पहुंचने वाले व्यक्ति या संगठन की वास्तविक पुष्टि करने की आवश्यकता होती है? इस प्रकार के कंप्यूटर यानी ये बोल रहे हैं गोपनीयता। किस प्रकार के कंप्यूटर की सुरक्षा में किसी सिस्टम तक पहुंचने वाले या संगठन की वास्तविक पुष्टि करने की आवश्यकता होती है? प्रमाणिकता और अस्वीकार्यता से बचाव, गोपनीयता। आई थिंक ओलंपिक नियमों के अनुसार तीसरे गेम बैडमिंटन खिलाड़ी किस स्कोर पर कोर्ट बदलता है? हजारों वर्ष में पृथ्वी की गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभाव को उसके जलवायु पर कैसे वर्णित किया जाता है? प्लेट टेक्टोनिक तो भूगर्भिक हो गई ना, हजारों वर्ष की उसके जलवायु में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। एक डैश आकाशगंगा में आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर तो नहीं बोलता, फोटोस्फीयर बोलता हूँ। मार्च 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने थे? समझ नहीं यार।
पीवी मोहनवसी को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की स्थापना की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। नहीं रेट कितनी होती है? पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो ज्योतिष का पालन करते हैं क्योंकि ज्योतिष के जीवन को चिन्हित करना वंदे मातरम। इक्यासी बीघा पौधों की पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में पानी का नुकसान। In which year including टेनिस यानी टेनिस को ओलंपिक खेल में किस वर्ष शामिल किया गया था? टेनिस को मार्च अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खतरे के सिद्धांतों में शामिल करता है? सेकंड है। एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको एक दस्तावेज के विषम और सम पृष्ठों के अलग अलग हेडर और फुटर लेख बनाने के लिए अनुमति देती है? भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई थी? भारत में सोमशिला बांध का निम्नलिखित से कौन एक प्रसिद्ध नर्तकी है? सोनल मानसिंह। दिसंबर 2023 में भारत में दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप कितनी बार जीती? आठ से 9 गलत। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स गो। आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक कौन है? आधुनिक सूक्ष्म वित्त के संस्थापक कौन है इसके संस्थापक? इसके हैं मोहम्मद यूनुस को आधुनिक माइक्रो फाइनेंस का संस्थापक माना जाता है उन्होंने 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की जो बिना किसी जमानत के गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध करवाता है। मतलब ये है कि मोहम्मद यूनुस को माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1983 में उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना करी। 1983 में
हाँ, 1983 में मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, जिससे कि वो जनता को बिना कोई जमानत के उनको ऋण दिया जाता था छोटा छोटा। माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का उद्देश्य गरीबों, विशेषकर महिलाओं को लघु व्यवसाय शुरू करने के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना और उनकी जीवन स्थिति में सुधार लाना है। यूनेस के अनुभव अभिनव यूनेस के अभिनव बैंकिंग मॉडल को दुनिया भर में अपनाया गया। इससे लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। उनके प्रयासों को के सम्मान में मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माइक्रो फाइनेंस से तात्पर्य है वित्तीय सेवाओं से। माइक्रो फाइनेंस से तात्पर्य वित्तीय सेवाओं से है, जिसमें ऋण, बचत, बीमा और धन हस्तांतरण शामिल है, जो निम्न आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाती है जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक नहीं पहुंच होती है। ग्रामीण बैंक मॉडल आपसी विश्वास, जवाबदेही, भागीदारी और रचनात्मक पर आधारित है। ग्रामीण बैंक जैसी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की सफलता ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि गरीबों को वित्तीय सेवा प्रदान करना एक टिकाऊ और लाभदायक उद्यम हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस से सामाजिक और आर्थिक विकासों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण रहा है, जिसने गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर प्रमाणों में योगदान दिया है। सी रंगराजन एक प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। उन्होंने 1990 के दशक के दौरान भारत के आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रंगराजन ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारत में व्यापक आर्थिक नीति और बैंकिंग सुधारों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वी.के.वी. राव एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री है, जिनकी आर्थिक नीतियाँ और नियोजन में विशेषता। उन्होंने भारत में गरीबी, असमानता और क्षेत्रीय विशेषताओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राव ने विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान पदों पर कार्य किया है और अपने कार्य के माध्यम से सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित किया है। उन्होंने सामाजिक कल्याण पर चर्चा का आकार देने में सहायक रहा है। बी.आई.डी. रेड्डी प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। उन्होंने अपनी विवेकपूर्ण मौद्रिक नीतियों के साथ 2008 में वैश्विक वित्तीय संगठन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने वित्त और सार्वजनिक नीतियों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें उनकी स्वतंत्र सोच और भारत के वित्तीय स्थिरता में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। मानसून के अंत में कौन सी फसल उगाई जाती है? वो है रबी की। ये गलत हो गया यार। सतूर का तो है, तो मैंने क्या किया था? ओह गलत हो गया यार। सतूर का है पंडित रविशंकर और सितार का है अनुष्का शंकर और शहनाई का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है और सारंगी का है उस्ताद बिंदा खान। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सेना का अभिन्न है? सुभाष चंद्र बोस। अभिन्न था सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? रंजन दास को है। रंजन दास को जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति ने नियुक्त किया था। यह नियुक्ति 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए थी। संयुक्त राष्ट्र कर समिति अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग और नीतियों के संबंध में मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है। रंजन दास को अंतर्राष्ट्रीय कर मामलों में उसकी विशेषता और इस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कर
कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति और आर्थिक सामाजिक परिषदों की सहायक निकाय है। समिति अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोगों को बढ़ाने और विकास के लिए घरेलू संसाधनों को जुटाने के अपने प्रयासों में देश की सहायता करने के लिए काम करती है। यह कर मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे कर संधियाँ, हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण और कर चोरी शामिल है। समिति में विशेषज्ञों की नीतियों, कर नीति और प्रशासन में उनकी नीतियों, विशेषज्ञ और अनुभवों के आधार पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था? अरबिंदु वंश था जो विजयनगर साम्राज्य, उसका जो अंतिम वंश था ना, अंतिम शासक, अंतिम वंश था। अरबिंदु वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। यह वंश तिरुमूलम देवराय द्वारा तुलुम वंश के पतन के बाद स्थापित किया गया था। इसने 16वीं शताब्दी के अंत में की शुरुआत तक शासन किया था, जिसने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की प्रगति का अंत किया था। अरबिंदु वंश के पतन के कारण साम्राज्य छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश के शासनकाल में की थी। यह कला, वस्तु और संस्कृति में अपने योगदानों के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर और हम्पी परिसर का निर्माण शामिल है। इस साम्राज्य ने दक्षिण भारत में दक्कन सुल्तान के आक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में कोट के युद्ध से शुरू हुआ, जहां दक्कन सल्तनतों की संयुक्त सेना ने साम्राज्य को पराजित किया। भारत की जनगणना के लिए किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच में सबसे बड़ा अंतर है? राजस्थान में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला की साक्षरता के बीच में सबसे बड़ा अंतर है। पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की साक्षरता दर की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो शिक्षा में लैंगिक असमानता को उजागर करती है। इस अंतर को पाटने में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और महिलाओं के माध्यम से पहलों के माध्यम से प्रयास किए गए हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है। साक्षरता में लैंगिक अंतर सामाजिक असमानताओं का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर राज्य के समग्र विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित योजना का नाम क्या था? भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 2023 में शुरू की गई साक्षरता से संबंधित इस योजना का उद्देश्य वैश्विक साक्षरता की चुनौतियों का समाधान करना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें से मौलिक साक्षरता और जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल विकास, निरंतर शिक्षा है। यह 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के गैर शिक्षित व्यक्तियों को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य गणित और पढ़ने का कौशल प्रदान करता है। किस प्रकार के कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम तक पहुंचने वाले व्यक्ति या संगठनों की वास्तविकता की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है? प्रमाणीकरण किसी सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों या संगठनों की पहचान स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक उपयोगकर्ता ही सिस्टम तक पहुंच सकता है, जिससे इसे अनधिकृत और पहुंच से बचाया जा सके। प्रमाणीकरण के सामान्य तरीकों में पासवर्ड है, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहु प्रमाणीकरण शामिल है। प्रमाणीकरण गोपनीयता, उपलब्ध अस्वीकृति से बचाव जैसे अन्य पहलू के द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। गोपनीयता अधिनियम पार्टियों द्वारा जानकारी तक पहुंचने से बचाने का उल्लेख करती है।
उपलब्धता यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी और संसाधन आवश्यकतानुसार अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए स्वीकृतता से बचाव और व्यक्तियों या संस्थाओं को डिजिटल संदर्भ में अपने कार्यों या प्रतिबंधों से इनकार करने से रोकता है। प्रभावी कंप्यूटर के लिए जानकारी की अखंड गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन तत्वों के समायोजन की आवश्यकता होती है। ओलंपिक नियमों के अनुसार तीसरे गेम में बैडमिंटन खिलाड़ी किस स्कोर पर कोर्ट बदलते हैं? 11 पर। जब टीम तीसरे गेम में 11 अंक शामिल कर लेती है तो बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक नियमों के अनुसार कोर्ट बदल देते हैं। यह नियम किसी भी पक्ष को लाभ पहुंचाने वाले हवा या प्रकाश जैसे पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को कम करके निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। हजारों वर्ष में पृथ्वी की गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभाव को उसके जलवायु पर कैसे वर्णित किया जाता है? मिलनकोविच सिद्धांत के आधार पर। मिलनकोविच सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की गति में परिवर्तन और सामूहिक प्रभावों को उसके जलवायु पर वर्णित करता है। इन संचालनों में पृथ्वी की उत्केंद्रिता, अक्षीय झुकाव और अयन में परिवर्तन शामिल है, जिन्होंने सामूहिक रूप से मिलनकोविच चक्र के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि ये चक्र पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा के वितरण को प्रभावित करते हैं, जिससे हिमयुग या दीर्घकालिक जलवायु पैटर्न प्रभावित होते हैं। इसका नाम सर्गेई भूभौतिक वैज्ञानिक और खगोलीय शास्त्री मिलनकोविच के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस सिद्धांत का व्यापक अध्ययन और विकास किया था। आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है, उसको निहारिका कहते हैं। इसको एक निहारिका, आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है। निहारिकाएं अक्सर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां नए तारे बन रहे होते हैं। यह हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों से बन सकती है। कुछ परिस्थितियां निहारिका के निहारिका शामिल है। निहारिका को उनके द्वारा निहित तत्व और उनके योगदान द्वारा उत्सर्जित विकिरणों के प्रकार के आधार पर विभिन्न अंगों में देखा जा सकता है। 2023 में गुलाब चंद कटारिया को निम्नलिखित में से किस राज्यपाल बनाया गया था? यह असम का था। गुलाब चंद कटारिया को 2023 में असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने पिछले राज्यपाल जगदीश मुखिया का स्थान लिया था। पीसी मोहनोवशी को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। पीसी मोहनोवशी को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। यह सांख्यिकी रूप से क्षेत्र भारतीय सांख्यिकी संस्थाओं की स्थापना की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहनोवशी मॉडल पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिक क्षेत्रों के महत्व पर जोर दिया और भारत में तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। इनके योगदानों को भारत की आर्थिक योजना और सांख्यिकी प्रणाली पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निसंदेह है, उत्प्रेषण एवं अधिकार प्रश्न का, यानी आर्टिकल 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है याचिका किसी व्यक्ति को जिस अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है न्यायालय के समक्ष पेश करना। मतलब यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है कि न्यायालय के प्रस्तुत करना है। परमादेश कर्तव्यों को पालन कराने का आदेश है।
निस्संदेह उच्च स्तर से मतलब हायर कोर्ट से निम्न कोर्ट, यानी हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट के बीच में। और अधिकृत ये किसी सार्वजनिक पद पर पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की। उत्प्रेषण ये है कि रिट किसी मामले को समीक्षा के लिए निचले अदालत से उच्च हायर, मतलब ये होता है कि उत्प्रेषण है ना, जो है कि लोअर कोर्ट में कोई चल रहा होता है ना, उसको हाई कोर्ट मंगा सकते हैं, उसको डिसीजन भी दे सकती है। पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जो ज्योतिषवाद का पालन करते हैं, क्योंकि वह ज्योतिषवाद के जन्मदिन को चयनित करते हैं। वो है खुर्दार साल। वंदे भारत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। ऐ मेरे वतन के लोग प्रदीप। पौधों की पत्तियों से पानी की बूंदों के रूप में जो पानी का नुकसान बिंदुस्राव कहा जाता है। बिंदुस्राव व्यापार किया जिसके द्वारा कुछ पौधे की पत्तियों के किनारे से पानी की बूंदों के रूप में पानी निकलता है। यह प्रमुख रूप से रात में होता है जब मिट्टी की नमी का स्तर अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन से अलग जो पौधों की सतह से पानी का शुष्कीकरण होता है मुख्य रूप से के माध्यम से होता है। बिंदुस्राव आमतौर पर जलरंध्र नामक विशिष्ट संरचना के माध्यम से होता है। टेनिस को ओलंपिक खेल में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1896 में। टेनिस को कब चालू किया था? 1896 में टेनिस को ओलंपिक में शामिल कर दिया था। टेनिस को पहली बार 1896 में ओलंपिक खेल में शामिल किया था। 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को ग्रीस में आयोजित किया गया था। उन्होंने इन्हें आधिकारिक तौर पर प्रथम ओलंपियाड के खेल के रूप में जाना जाता है। टेनिस उन उद्घाटन खेलों में शामिल है जो 2 खेलों में से एक था। 1924 में ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा आज जिनके बाद इसे हटा दिया गया है, और लेकिन 1988 में पुनः शामिल कर दिया गया था। आर्टिकल 20 में कौन सा मतलब दोहरी कार्रवाई कर सकता है? आर्टिकल 20 के दूसरा भाग। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको एक दस्तावेज में विषम और सम प्रश्नों के अलग अलग फिल्टर और फुटलेख बनाने की अनुमति देती है? विभिन्न विषम और सम प्रश्न को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसर को बढ़ाकर शहरी तथा ग्रामीण शहरों को उत्थान करना है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दोनों शामिल है। भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेनार नदी पर। सोमशिला बांध भारत के पेनार नदी पर बना है। यह बांध आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से सिंचाई और पानी की आपूर्ति के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। यह बांध बाढ़ को नियंत्रित करने और आसपास के क्षेत्रों में पानी की प्रदान करने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी नर्तकी है? सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम और उड़ीसा सहित विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों के रूप में दर्शन के लिए जानी जाती है। दिसंबर 2023 में भारत के दक्षिणी एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में कितनी बार जीती है? वो 9 बार जीती है। दिसंबर 2023 में भारत ने दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 9 बार जीती है। यानी दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप दक्षिण फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया की पुरुष राष्ट्रीय टीमों की एकदिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम रही है। टूर्नामेंट का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में फुटबॉल को बढ़ावा देने का विकास करना है। पहली बार ये दक्षिण एशियाई जो फुटबॉल के चैंपियनशिप 93 में आयोजित की गई थी। भारत में 93 में पहला खिताब पहला जो चैंपियनशिप जीती थी वो भारत में जीती, 93 में भी जीत ली थी।
आज का स्कोर कम ही है, जितने गेम्स के 50% भी रह पा रहा है, पर करेंगे कोशिश, वापस करेंगे, फिर से ट्राई करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।